हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग कुष्ठ व्याधि के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड, इसमें मैं बहुत सारे ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ। हमेशा ये होता है कि कुष्ठ के जो टाइप्स है उसके जो भी लक्षण हमें दिए गए हैं वो हमें पता नहीं चलते, लेकिन मैं आपको इतनी अच्छे से ट्रिक बताने वाली हूँ, आप ये जो लक्षण अगर एक बार ये वीडियो देख लिया आपने तो कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी हमेशा, तो मैंने खुद के लिए ट्रिक बनाई है। और लेकिन ऐसी ट्रिक बनाई है कि जो आपको वो वर्ड में ही याद हो जाएगी, मतलब उसके लिए अलग से ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखना फ्रेंड्स। तो देखो, पहले तो हम लोग बात करेंगे कि कुष्ठ जो व्याधि है, तो इसमें यहाँ पे जो है अध्याय के उपक्रम में इतना इम्पोर्टेंट कुछ दिया नहीं है। बस एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट दी है, जो कि यहाँ पे बोला है कि निदान के मतलब ये जो निदान है हेतु इसका एक माना गया है कि जो पूर्वजन्मकृत जो कर्म करेगा, पाप करता है या फिर गुरुजन का तिरस्कार करता है, ये एक रीजन माना है कुष्ठ व्याधि होने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब जो भी विकृति होगी वो स्किन में विकृति हो जाएगी, ऐसे भी बोला है। और यहाँ पे जो भी है 3 दोष हमेशा रहेंगे, ये याद रखना। कुष्ठ के लिए 7 दुष्य होना जरूरी है, 3 दोष प्लस जो 4 दुष्य है, मतलब टोटल 7 फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है ये व्याधि होने के लिए। तो हम लोग तो देखेंगे, देखो यहाँ पे कारण वाला बताया है कि क्यों कुष्ठ किसी को उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पे विरोधी अन्न पानानी द्रव स्निग्ध गुरुनीच, मतलब जो विरोधी अन्न सेवन करता है या फिर ज्यादा द्रव स्निग्ध गुरु मतलब अति मात्रा में अगर सेवन करता है। भजताम आगताम छर्दी वेगाश्च अन्य प्रतिघ्नताम, मतलब इसमें बोला है कि जो भी वेग बाहर आने वाला है, जैसे वमन हम लोग उल्टी कर रहे हैं तो वो जो वेग रहेगा, या फिर मलमूत्र कोई भी वेग अगर हम लोग उसको रोक के रखते हैं तो हो जाएगा। व्यायाम अति संताप अति भुक्तोम सेविनाम, मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा व्यायाम करता है तो बोला गया है, अगर ज़्यादा व्यायाम करता है या फिर जो ज़्यादा आतप का सेवन करना। यहाँ पे और एक बोला है कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर हम लोग व्यायाम करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा धूप मतलब धूप के इसमें रहते हैं या फिर जो भी उष्ण शीत है वो चीज़ों का सेवन करते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला है। देखो, शीत उष्ण लंघन आहारान क्रमम मुक्त्वा निषेविनाम, इसका मतलब बोला है कि जो बहुत ज़्यादा शीत पदार्थ सेवन करता है, या फिर लंघन मतलब उपवास करता है। और यहाँ पे ये भी बोला गया है कि अगर कोई नियम के विरुद्ध अगर खाना खाता है तो वो भी। ठीक है, क्रमम मुक्ता निवेशनाम। ठीक है, उसके बाद घर्म श्रम भयार्ता नाम द्रुतम शीत अंबु सेविनाम, मतलब घर्म का मतलब होता है उष्णता या फिर श्रम या फिर भय, ये सारी चीज़ों की वजह इससे हम अगर ग्रस्त होते हैं। और उसके बाद द्रुतम शीत अंबु सेविनम, और ये होने के बाद जनरली हम लोग क्या करते हैं, धूप से आते हैं तो पानी पी लेते ठंडा, तो उसकी वजह से होता है, ऐसा बोला गया है यहाँ पे। ठीक है, ठंडा पानी पीने की वजह से। अजीर्ण अध्यक्षिणाम चैव पंचकर्म अपचारिणाम, मतलब अजीर्ण मतलब क्या, अजीर्ण है और फिर से हम लोग खाना खा रहे हैं, अध्यक्षण कर रहे हैं, ठीक है, तो भी हो सकता है। या फिर हम जो पंचकर्म कर रहे हैं अगर उसका विधि के अनुसार प्रयोग नहीं कर रहे तो भी हो सकता है। नव अन्न दधि मत्स्य तिल लवण मत्स्य अति लवण अम्ल निषेविनाम, मतलब इसमें नव अन्न अगर कोई सेवन करता है, दधि है, मासे मीट, ये सारी जो चीज़ें हैं अगर ज़्यादा अम्ल भी खाते हैं तो भी होता है, ऐसे बोला है। माश मूलक पिष्ट अन्न तिल क्षीर गुड़ाशिनाम, मतलब माश मतलब ये जो उड़ीद रहता है, ठीक है, उसके बाद मूल मतलब जो रेडिश रहता है मूला, और पिष्ट में जो भी पदार्थ रहेंगे वो सारे, और उसके साथ क्षीर मतलब जो भी दूध रहता है, और गुड़ तो सभी को पता ही है, तिल, ये सारी चीज़ें अगर हम लोग अधिक मात्रा में सेवन करें। ठीक है, व्यवायम च अप्य अजीर्णे अन्ने निद्रा च भजताम दिवा, मतलब अगर किसी स्त्री के संग व्यवहार करके, मतलब अजीर्ण है फिर भी स्त्री संग व्यवहार चालू है, और जो भी दिन में अगर कोई सोता है, ठीक है, तो उसकी वजह से बोला है दिन में सोना। विप्रान गुरुन धर्षयताम पाप कर्म च कुरुताम, और हम लोग अगर गुरु वगैरह जो रहता है उनको तिरस्कार कर रहे, उनको आदर नहीं कर रहे, या फिर कोई भी ऐसे पाप कर्म जो पिछले जन्म में किया हो, वो सारी चीज़ें जो है वो इसकी वजह से होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समरी कर लेते क्या क्या याद रखना है। पहले तो हम लोग देखेंगे
कि विरोधी अन्नपान की वजह से, ठीक है। उसके बाद द्रव स्निग्ध गुरु पदार्थ अति मात्रा में सेवन करना, जो भी वेग बाहर जा रहे हैं उसको रोक के रखना, ठीक है। ज़्यादा उष्णता के कांटेक्ट में अगर आए तो, या फिर उष्णता के कांटेक्ट में आने के बाद तुरंत हमने ठंडा सा पानी पी लिया, या फिर अजीर्ण है ऑलरेडी फिर भी भोजन कर लिया, पंचकर्म का विधि अनुसार प्रयोग नहीं किया, अधिक मात्रा में नव अन्न सेवन किया, या फिर दही मांस मीट जो भी अधिकांश अम्बट रस है उसका अगर हमने सेवन किया, या फिर जो भी उड़ीद है, मूला है, पिष्टमय जो भी पदार्थ रहेगा, गुड़ है, दूध है, ये सारी चीज़ें जो है अधिक अगर प्रमाण में हमने सेवन किया तो, और अगर किसी को अजीर्ण है फिर भी स्त्री संग कर रहा है, या फिर जो भी ब्राह्मण गुरुजन वगैरह है उनका तिरस्कार कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखना है हेतु में, ठीक है। हेतु बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, आपको याद भी हो जाएंगे, ठीक है। संप्राप्ति में आपको बस इतना याद रखना है, इसमें 3 दोष रहते हैं, ये दूषित हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जो भी त्वचा, लसिका, रक्त और मांस, ये 4 दूषे याद रखो, ठीक है। त्वचा, रक्त, मांस और लसिका, इसमें 2 धातु है। रक्त के बाद कौन सा धातु आता है? मांस ही आता है ना, तो पहला धातु छोड़ के रस छोड़ देना है, रक्त मांस ये 2 धातु ले लेना है। उसके बाद लसिका और त्वचा ये आपको याद रखना है, क्योंकि स्किन का तो मेजर इसमें रोल प्ले होता है, ठीक है। अभी हम लोग पूर्व रूप देखेंगे। पूर्व रूप भी बहुत ईजी है फ्रेंड्स, देखो तो पूर्व रूप में आपको क्या याद रखना है? स्पर्श अज्ञत्वम अतिस्वेदो न वा वैवर्ण्यम उन्नति कोठा नाम लोम हर्षश्च कंडुस्तोदम श्रमक्लमः। तो स्पर्श अज्ञत्व मतलब उसको स्पर्श ज्ञान नहीं होगा, अतिस्वेदो न वा मतलब कभी बहुत ज्यादा घाम आ जाएगा, स्वेटिंग आ जाएगी, और कभी बिल्कुल नहीं आ जाएगा, ठीक है। वैवर्ण्यम उन्नति मतलब उनका जो स्किन का जो कलर है ना पूरा विवर्णता हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। कोठा नाम लोम हर्षश्च मतलब जो भी स्किन रहेगी ना वहां पे ऐसे कोट आ जाएगा, मतलब ऐसे ऊन चवटा के जैसे, जैसे श्रोत स्वेलिंग वगैरह जैसे आती है और उसके ऊपर ऐसे भाग आ जाता है ना, उसको बोलते हैं लोम हर्षश्च। कंडुस्तोज श्रमक लम मतलब वहां पे जो लोम हर्ष मतलब ऐसे बाल है ना हेयर पे ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। कंडुस्तोद कंडू हो जाएगा मतलब वहां पे बहुत ज्यादा ऐसे इचिंग हो जाएगा। स्तोद मतलब जो भी सुई ऐसे चुभोए है ना वैसे हमें वहां पे मतलब दुखने लगता है। श्रमक लम मतलब बहुत ज्यादा थक जाते हैं हम लोग, ठीक है, ये याद रखना है। व्रणा नाम अधिकम शूलम शीघ्रोत्पत्ति चिर स्थिति ही मतलब बहुत जख्म होने के बाद अधिक उसमें वेदना हो जाती है। अगर किसी को गलती से भी जख्म हो गया ना बहुत ज्यादा वेदना हो जाएगी, ठीक है। शूल भी हो जाएगा। शीघ्र उत्पत्ति मतलब वो जो जख्मा है वो जल्दी से उत्पन्न होती है, ठीक है। दाह भी हो जाता है। दाहम सुप्त अंगताम चेती कुष्ठ लक्षणम अग्रजम मतलब वहां पे जो भी है अगर जख्म ज्यादा टाइम तक अगर सही नहीं होती है ना तो वहां पे दाह हो जाता है, और जो भी मतलब अवयव वगैरह है ऑर्गन वो पूरा बधिर हो जाता है। तो आपको सिंपल इतना याद रखना है फ्रेंड, ये श्लोक भी याद रखिए तो चलेगा। देखो पहले क्या बोला है, स्पर्श का ज्ञान नहीं होगा, बहुत ज्यादा या फिर बहुत कम घाम आ जाएगा, जो स्किन रहेगी उसका जो वर्ण रहेगा वो चेंज हो जाएगा, कोट वहां पे उत्पन्न हो जाएंगे, बाल जो है खड़े हो जाएंगे, कंडू हो जाएंगे मतलब वहां पे इचिंग, स्तोद हो जाएगी, श्रमक लम मतलब जल्दी थक जाएंगे, व्रण जो अगर हुए तो बहुत ज्यादा पेन करेंगे और जल्दी व्रण उत्पन्न हो सकते हैं, और वहां पे बहुत ज्यादा दाह हो जाएगा। सुप्त अंग मतलब वहां पे अवयव जो है वो बधिर हो जाएगा, ठीक है। ये सारी लक्षण यहाँ पे बताए हैं। देखो फ्रेंड ये नीचे वाला भी एक श्लोक है जो टाइप्स बताता है कुष्ठ के, तो आपने अगर ये श्लोक लर्न कर लिया ना तो इसमें आपको सारे टाइप्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सभी को पता है फ्रेंड महाकुष्ठ जो रहता है और क्षुद्र कुष्ठ, ऐसे 2 टाइप्स कुष्ठ के किए गए हैं मेनली। तो महाकुष्ठ मतलब आपको क्या लगता है, महा मतलब बहुत बड़ा, पर ऐसा यहाँ पे नहीं समझना है। महा मतलब क्या, छोटा, मतलब 7 नंबर जिसमें है। जनरली क्या होता है हमें टाइप्स तो याद रहते हैं लेकिन वो महाकुष्ठ की है कि क्षुद्र कुष्ठ याद नहीं रहता है, तो याद रखना है महा मतलब बड़ा नहीं, यहाँ पे छोटा लेना है। 7 ही टाइप है उसके, लेकिन जो क्षुद्र कुष्ठ है उसके 11 टाइप्स लेने, ठीक है। वो इसमें श्लोक में बहुत अच्छे से दिया है, देखो अतः ऊर्ध्वम अष्टादशानाम मतलब अष्टादश मतलब 18 टोटल टाइप, 7 + 11 अगर करेंगे तो टोटल जो टाइप आ जाएंगे तो 18 टाइप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुष्ठा नाम कपाल उदुम्बर मंडल ऋष्यजीव पुंडरिक सिद्म काकने कुष्ठ चर्माख्य किटिब विपादिका अलसक दद्रु चर्मदल पामा विस्फोटक शतारु विचर्चिका नाम लक्षणानि उपदेशाम। तो सिंपल इसमें जो टाइप्स दिए हैं फ्रेंड, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुष्ठा नाम के बाद जो दिया है कपाल दिया है, उसके बाद उदुम्बर, फिर मंडल दिया है, ऋष्यजीव दिया है, पुंडरिक, सिद्म दिया है, काकन काकन दिया है, जो काकनस जो टाइप दिया है,
एक कुष्ठ है, फिर चर्माख्य है, किटिव है, विपादिका, अल्सक है, दद्रु है, चर्मदल, पामा है, विस्फोट है, शतारु है, विचर्चिका, ये सारे दिया है। हम लोग ना ये इतने अच्छे से लर्न करेंगे ना फ्रेंड्स, मतलब आपने ऐसा तरीका कभी अपनाया नहीं होगा। मतलब मैंने ऐसे ट्रिक से ऐसे बताती हूँ आपको। देखो सबसे पहले देखो कपाल। देखो फ्रेंड, कपाल मतलब क्या रहता है, उसके लक्षण हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कपाल मतलब आप क्या समझते हो, तो फोरहेड समझते हैं नॉर्मली, जो मराठी में कपाल मतलब फोरहेड रहता है, ठीक है। अभी जो हिंदी साइडर है उनके इधर अलग बोलते होंगे, लेकिन मराठी में उसको कपाल बोलते हैं, ठीक है। तो आपको एक ऐसी ट्रिक याद रखनी है, इसमें कपाल का कपाल ही याद रखना है, ठीक है। तो ऐसा याद रखना है, कोई व्यक्ति है, कोई एक आपका फ्रेंड है, उसने पहले क्या किया, वो जो मटका रहता है ना, मटका आपके वो फोरहेड पे आके उसने फोड़ दिया, और वो जो मटका था ना वो मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश और रेडिश कलर का था। मतलब नॉर्मली देखो ऐसे कोई मटके रहते हैं, ठीक है, जो थोड़े थोड़े कालपट वर्ण की दिखते हो, रेड रेड अंदर से, ठीक है। तो आपको याद रखना क्या है कि किसी आपके जो फोरहेड है उस पे किसी ने ऐसे जोर से कपाल मार दिया, ये मतलब मटका फोड़ दिया, और मटका फोड़ने के बाद उसने चुप नहीं बैठा और झगड़ा कर रहा है, और क्या किया, सुई ली घर से और वो कपाल के ऊपर ऐसे चुभो रहा है सुई, ठीक है। मतलब वो जो फोरहेड है उसके ऊपर जोर जोर से चुभा रहा है वो जो सुई है वो, ठीक है। सुई तो सभी को पता है। तो उसके बाद क्या हुआ पता है क्या फ्रेंड्स, उसके बाद वो जो फोरहेड है ना पूरा ऐसे ड्राई हो गया, मतलब रुक्ष हो गया, और बहुत ज़्यादा कठिन भाग हो गया अभी वो। मतलब कोई सॉफ्ट चीज़ रहती है ना, उसको हम बहुत टॉर्चर करते तो वो खुद ही मेंटली मतलब फिजिकली स्ट्रांग हो जाती है, ऐसे टाइप हमें समझना है इसमें। तो बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड हो गई, कड़क हो गई, ठीक है। और उसका जो शेप था नॉर्मल पहले जैसा शेप रहता है वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा मारा है तो ऑब्वियसली शेप तो चेंज हो जाएगा, तो विषम आकार। तो वही ट्रिक है। देखो फ्रेंड, पहले क्या है यहाँ पे कालसर तांबड़ा रंग, मतलब इसमें वो जो चेंज हो जाएगा ब्लैकिश रेडिश वर्ण हो जाएगा उसका, और मडक्याच्या खापराप्रमाणे, मतलब जो भी मटकी रहेगी उसका जो खापर रहता है उसके जैसे दिखता है, वो जो होगा रुक्ष, कड़क और विषम आकार हो जाएगा। और जैसे सुई किसी ने चुबाया है ना, वैसे उसी को कपाल कुष्ठ बोलते हैं। तो ये समझा होगा आपको। सेकंड, उदुम्बर। देखो फ्रेंड, उदुम्बर से आप क्या समझते हो, वो जो उम्बर का जो फल मिलता है ना, तो वो सभी को पता ही होगा, वो फल जो मिलता है उसका पका हुआ फल जैसे रहता है ना, वैसे यहाँ पे बोला गया है। तो सिंपल आपको याद रखना है, वो जो पका हुआ फल रहता है आपने गलती से खा लिया, ठीक है। इसमें उदुम्बर में क्या याद रखना है, वो जो उदुम्बर का फल है आपने गलती से खा लिया, जैसे ही आपने खाया ना आपको बहुत ज़्यादा दाह होने लगा, पूरे बॉडी में उष्णता बढ़ रही है, और उसके बाद वो पूरी बॉडी इचिंग कर रही है। बिकॉज देखो उष्णता बढ़ रही है तो हम लोग ऐसे बहुत ज़्यादा उष्णता हो रही है, तो वहाँ पे पूरी इचिंग हो गई, और ज़ोर ज़ोर से हमने वहाँ पे इचिंग की। ऐसे कोई भी अभी नेल्स से इचिंग करता है ना, तो बॉडी में कहाँ पे भी अगर इचिंग हो रही है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से इचिंग करते हैं, तो वहाँ पे पूरी स्किन कैसे रेडिश रेडिश हो जाती है कि नहीं। मतलब कभी कभी हमारे नेल्स गलती से वहाँ वो ऑर्गन को लग जाते, तो अगर लग गए तो हमें जोर से क्या हो जाएगा, वहाँ पे वो रेडिश रेडिश वर्ण आ जाएगा ना। और याद रखना है, जहाँ पे भी वो इचिंग कर रहा है ना, वहाँ पे जो हेयर्स रहेंगे बॉडी के हेयर्स, ठीक है, तो वो नॉर्मल कलर के तो अपने स्किन कलर के रहेंगे, ठीक है, पर वहाँ पे वो येलो कलर के हो जाते हैं। बस इतनी सी ट्रिक है। तो यहाँ पे देखो, दाह, खाजने, वेदना लाल रंग के हो जाते हैं, और वहाँ पे बाल जैसे है पीले कलर के हो जाते हैं। और ये कैसा रहता है, उम्बर के जो पका हुआ फल रहता है उसी को उदुम्बर कुष्ठ बोला है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है मंडल कुष्ठ के बारे में बताया। तो मंडल में आपको सिंपल इतने याद रखना है फ्रेंड्स कि मंडल में क्या होता है, आपके बॉडी पे कहीं पे तो ऐसे छोटे 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 पार्ट्स बन जाते हैं, मतलब जैसे रिंगवर्म्स रहता है ना, आपको ऐसे थोड़ा इमेजिन कर लेना है, ठीक है। तो छोटे छोटे ऐसे गोल गोल टाइप्स के थोड़ा पार्ट बन जाते हैं, और वो वहाँ पे वो जो पार्ट रहेगा उसमें अंदर ऐसे व्हाइट व्हाइट रहता है, लेकिन जो उसके एजेस रहेंगे तो थोड़ा रेड रेड उसको कलर आ गया, ऐसे याद रखना है। और वो वहीं पे है, कहीं पे ऐसे फैल नहीं रहे, इसलिए वहाँ पे वो रहेंगे तो स्थिर बोल सकते हैं उसको हम लोग। और एकदम घन है, ठीक है, मतलब वो पूरा घन पार्ट बन चुका है, और ऊपर आके ऐसे पूरा गोल गोल बन चुका है, ठीक है, उसी को हम लोग मंडल कुष्ठ बोलेंगे। मंडल में क्या याद रखना है, देखो पांडरट लाल होते हैं, स्थिर और घन होते हैं, और वो जो पार्ट रहेगा पूरा ऐसे स्निग्ध हो गया, मतलब अभी उसमें पस वगैरह भी निकल सकता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा ऑयल ऑयल के जैसे पस पस ऐसे हो गया है, ठीक है, स्निग्ध। और वो पूरा गोल गोल होके फिर एक में गोल मतलब ऐसे चट्टे चट्टे बन गए वहाँ पे, ठीक है, ऐसे याद रखना है। अभी देखो फ्रेंड, नेक्स्ट जो है ऋष्यजीव के बारे में बोला है। तो ऋष्यजीव से आपको समझना है, जो हरिण की स्टोरी इसमें बताया, इसमें जो ऋष्यजीव, जीव मतलब क्या रहता है,
जीवा मतलब अपनी टंग रहती है, ठीक है। रुष्य मतलब यहाँ पे हरिन को लिया है, ठीक है। तो हरिन के टंग के बारे में, तो आप ऐसी स्टोरी इमेजिन करो, कोई हरिन है आपके सामने, ठीक है, और आप देख रहे हैं वहाँ पे अगर मतलब कुछ भी एबनॉर्मल होता है तो ऑब्वियसली वो नॉर्मल नहीं रहेगा, तो वहाँ पे कुछ तो अलग हो जाएगा। तो उसकी जो जीवा रहेगी ना वो बहुत ही ज़्यादा खरखरित हो जाती है, मतलब ओबड़ धोबड़ भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद वो जो जीवा रहती है नॉर्मल, अपनी जीवा कैसे रहती है, रेडिश कलर की रहती है ना, तो वहाँ पे आपको याद रखना है वो जो जीवा रहेगी उसके जो कड़ा कड़ा रहेंगे ना साइड साइड के, वो रेड रेड रहेंगे, ऐसे याद रखना है। और अंदर के साइड से थोड़ा सा काला काला कलर आ गया, मतलब वो जीवा के बारे में हम लोग सब कुछ बोल रहे हैं। जीव जो रहती है टंग, ठीक है, तो उसमें आपको क्या याद रखना है, उसकी जो जीवा रहेगी उसके साइड साइड में कैसा है, रेड रेड है, लेकिन अंदर की तरफ कैसा है, ब्लैक ब्लैक हो गया है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा वेदना भी हो जाएंगे। और उसका एक अंडकोश का एक अलग पॉइंट दिया है जो आपको याद रखना है कि हरिन वहाँ पे जो अंडकोश रहेगा उसका नीले कलर का रहेगा, ये याद रखना है, ठीक है। और ये इसी को फिर ऋषि जीव कुष्ठ बोला है। देखो खड़बड़ित रहती है, खरखरित, उसके जो कड़ा एजेस रहेंगे वो रेड कलर के रहेंगे, अंदर के साइड में काले कलर के रहेंगे, वेदना मतलब बहुत ज़्यादा वेदना रहेंगे, उसका जो अंडकोश रहेगा नीले कलर का रहेगा। और ये विशिष्ट जाति की हरिन रहती है जिसमें ऐसे होता है जीव का आकार, ठीक है, और इसी को ऋषि जीव ऐसे कुष्ठ बोला गया है। नेक्स्ट जो देखेंगे फ्रेंड हम लोग पुंडरीक कुष्ठ के बारे में देखेंगे। देखो पुंडरीक कुष्ठ के बारे में क्या बताया है, देखो हमारे इधर जो रहता है, हमारे गांव में कुछ लोग रहते हैं, कम्युनिटी रहती है, उसको ऐसे बोलते हैं वो पुंडा के लोग है ना, मतलब पुंड एक समाज बोला है, जैसे हम लोग मराठा है ना, वैसे वो बोलते हैं पुंड, ठीक है। तो आपको वैसे ही समझना है। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है आपको तो सिंपल आप पंडित याद रखो, जो पूजा करते हैं ना वो वाले पंडित, ठीक है। वो जो पुंड के लोग रहते हैं ना, तो उनके पूरे बॉडी में बहुत ज़्यादा दाह होता है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे इचिंग हो रही है, ठीक है, दाह हो रहा है, इचिंग नहीं सॉरी, उष्णता बढ़ रही है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो भगवान को बोल रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं कि उसकी उष्णता कम हो जाए। तो वो क्या करते हैं, भगवान को रक्त कमल का फूल चढ़ाते हैं। कौन सा वाला, कौन सा कमल, रक्त कमल, ये याद रखना है, ठीक है। और वो जो रक्त कमल रहेगा आपको याद रखना है, वो जो कमल रहेगा अंदर से पूरा व्हाइट रहेगा, लेकिन उसके एजेस रेड रहेंगे। हमने हमेशा एजेस के बारे में रेड ही देखा है, ठीक है। तो वही ट्रिक आपको यहाँ पे लगानी है। देखो यहाँ पे क्या बोला है पुंडरीक के बारे में, मध्य पांडरे व कड़ा लाल, मतलब अंदर के साइड में व्हाइट है लेकिन जो साइड साइड में है रेड रहेगा, ठीक है। और वो जो रहेगा रक्त कमल, ठीक है, रक्त कमल के जैसे दिखेगा, त्वचेवर वर आलेला आणि, मतलब वो ऊपरी तरफ की आएगा और वहाँ पे दाह भी हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से पुंडरीक कुष्ठ बोला गया है। उसके बाद सिद्म में आपको कोई सिद्धू, मतलब आपकी जो भी फ्रेंड रहेगी, सिंधु या फिर सिद्धू, जो भी फ्रेंड रहेगा, तो यहाँ पे मैं सिद्धू ले रही हूँ क्योंकि वो ज़्यादा कोरिलेट कर पाते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो मिक्स हो जाता है नाम। तो देखो कोई तो आपका फ्रेंड है सिद्धू, वो हमेशा क्या करता है पता है क्या, बाल ऐसे खुजाता रहता है। तो अगर बाल खुजाएगा तो उसके सर से क्या नीचे निकलेगा, डैंड्रफ, ठीक है। डैंड्रफ को ही मराठी में हम लोग कोंडा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है, जैसे हम लोग वहाँ पे ऐसे रब करते हैं तो वहाँ से कोंडा हमें नीचे गिरता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। और वो जो रहेगा ना उसको भोपला सभी को पता है, वो जो बड़ा सा रहता है, क्या उसको बोलते हैं यार, मुझे याद नहीं आ रहा है, देखो उसको भोपला बोलते हैं, ठीक है। उसका जो फूल का जो रंग है ना उसको बहुत पसंद है। सिद्धू क्या कर रहा है, देखो पहले तो बाल खुजा रहा है, तो वहां से क्या निकल आ रहा है, नीचे डैंड्रफ निकल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको जो भी फूल रहेगा ना वो बहुत पसंद है, किसका, भोपड़ा का जो भी फूल रहेगा उसका रंग बहुत पसंद है। और ऐसे बोला है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा जाड नहीं है, मतलब एकदम वेट ज़्यादा नहीं है, तो जो ज़्यादा जाड नहीं है ऐसे बोला है। और पांडरट लाल, और उसका जो भी स्किन का टोन है ना वो ऐसे तो फेयर है लेकिन थोड़ा थोड़ा रेड भी है अंदर अंदर, तो आपको ये याद रखना है। तो सिद्धू के बारे में हमने क्या क्या देखा, देखो सिद्म कुष्ठ के बारे में, पांडरट लाल है, ज़्यादा हेवी नहीं है, मतलब जाड नहीं है, मतलब फैटी नहीं है सिंपली। और वो जैसे रब करते हैं हम लोग तो कोंडा वहाँ से नीचे गिरता है। और फिर भोपड़ा का जो फूल रहेगा उसके जैसा उसका रंग रहेगा, उसी को हम लोग सिद्म कुष्ठ बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे काकन के बारे में। तो काकन के बारे में यहाँ क्या दिया है, सभी को पता है ना फ्रेंड, हम लोग जो हाथ में पहनते हैं बैंगन, सॉरी बैंगन बोल रही हूँ, बेंगल्स, सॉरी बेंगल्स पहनते हैं ना, बेंगल्स जो भी आप बोलते हो, तो वो जो बेंगल्स रहते हैं तो उसको मराठी में काकन बोलते हैं, ठीक है। तो उसी के ऊपर ट्रिक है, देखो ये जो रहेगा काकन सबसे मतलब ऐसे है कि सारे लोग, आजकल तो ट्रेंड हो गया है ना,
आजकल तो लड़के भी वो कड़ा वगैरह पहन रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा इमेजिन कर रहे हैं कि सभी लोग पहनते हैं। मतलब ये वाला जो काकन है ना वो त्रिदोषात्मक है, 3 दोष युक्त लक्षण इसमें दिखेंगे। तो ऐसा याद रखना है, सभी लोग पहनते हैं, इससे आपको त्रिदोषात्मक याद रखना है, मतलब तीनों दोष युक्त रहेगा। और ये जो काकन रहेगा ना वो ऐसे डायरेक्ट हम लोग क्या उसको ऐसे झाड़ पे से नहीं लेके आते ना, वो पिक गया, जैसे हम लोग मैंगो है तो वो पक गया तो हम लोग उसको लेके आते हैं, लेकिन काकन का ऐसा नहीं रहता है ना कि वो पक गया तो लेके आना है। तो यहाँ पे याद रखना है न पका हुआ, मतलब वो पिकता नहीं है, ठीक है। और जब भी पहनते हैं तो लड़कियों को पता है, अगर थोड़ी सी छोटी साइज हो गई तो बहुत ज़्यादा वेदना होता है। जैसे हम लोग वो पहनते हैं हाथों में, तो अगर वो पका हुआ है, सॉरी मतलब अगर पहन रहे तो वेदना हो जाएगी। तो याद रखना है तीव्र वेदना इसमें होती है। और ये जो भी हम लोग पहन रहे हैं ना, तो आपको याद रखना है गुंजा के समान, मतलब कलर जो है गुंजा के समान। हमें 2 कलर के बेंगल्स ज़्यादा पसंद है, एक ब्लैक और एक रेड। आजकल तो ट्रेंडी हो गया, ब्लैक तो सभी को पसंद आता है, और उसके साथ याद रखना है रेड भी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो काकन के बारे में दिया है, गुंजा है ना उसके प्रमाणे रहेगा काला और तांबड़ा रंग रहेगा, न पका हुआ, जिसको तीव्र वेदना होती है, 3 ही दोषयुक्त, मतलब इसमें सारे दोषयुक्त रहेंगे, इसी वजह से इसको असाध्य माना है। अभी तक देखो फ्रेंड्स हमने महाकुष्ठ सारे टाइप्स देख लिए हैं। अभी हम लोग जो देखेंगे ना वो शूद्र कुष्ठ के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे शूद्र कुष्ठ के बारे में यहाँ पे जो बताया है, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कुष्ठ से, ठीक है। तो एक कुष्ठ के बारे में अगर हमने देखा तो यहाँ पे देखो क्या बोला है। पहले तो एक कुष्ठ में आपको इस मतलब यहाँ पे क्या होगा, आपको फिश की स्टोरी याद रखनी है, ठीक है। इसमें फिश के बारे में बोला है कि जो फिश रहती है ना, तो उसके ऊपर जो वो क्या बोलते हैं यार उसको, स्पाइंस रहते हैं ना ऐसे फिश के ऊपर, खवले खवले बोलते हैं उसको, तो वो याद रखना है। देखो वो जो खवले रहते हैं ना उसकी वजह से फिश को घाम नहीं आता, ये याद रखना है। मतलब जिसको घाम न आता हो, और वो जो खवले हैं ना बहुत फैले हुए हैं, अभी उसको क्या बोलना है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो आपको याद रखना है फिश के ऊपर जो स्पाइंस रहेंगे उसकी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, उसको स्वेटिंग भी नहीं होगी और वो बहुत प्लेस पे फैले हुए रहते हैं। तो याद रखना है घाम न येणाऱ्या खूप पसरलेला, बहुत ज़्यादा फैले हुए, और वो खवले के जैसे दिखता है, इसी वजह से उसको एक कुष्ठ बोला है। सेकेंड वाला जो है चर्म कुष्ठ के बारे में, तो चर्म मतलब आपको चर्म, चलचल हत्ती, क्या ट्रिक याद रखनी है, चलचल हत्ती, ठीक है। तो इसमें चर्म मतलब क्या, हमें इसमें हत्ती की स्टोरी याद रखनी है। तो हत्ती के जो भी कातड़ा रहेगा उसकी जो त्वचा रहेगी एकदम जाड़ अस्ती है, उसी को चर्म कुष्ठ बोला है। हत्ती की जैसे स्किन रहती है ना, अभी देखो हत्ती इतना वेटेड रहता है, इतना बड़ा रहता है, ठीक है, उसके स्किन के जैसे वो त्वचा हो जाएगी ना, तो उसी वजह से उसको चर्म कुष्ठ ऐसा नाम दिया है। उसकी जो स्किन रहेगी बहुत ही जाड़ रहेगी, ठीक है, चर्म कुष्ठ। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो बोला है यहाँ पे किटिप के बारे में बोला है। किटिप के बारे में ऐसा बोला है कि जो काला रंग की रहेगी, मतलब खपली के जैसे, जख्म होने के बाद वहाँ पे जो खपली निकलती है खरखरित और कठिन रहेगी, ठीक है, उसी को किटिप बोला है। तो आपको इसमें कीटाणु, कोई भी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटाणु जीवाणु ऐसे बोलते हैं ना, तो कीटक की स्टोरी आपको इसमें याद रखनी है। कीटक मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसकी याद रखनी है। वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो जहाँ पे भी हमें मतलब काटेगा या फिर खाएगा ऐसे, तो वो स्किन पूरी खरखरित हो जाती है खपली के जैसे, ठीक है, जख्म हो जाती है वहाँ पे, और वो जो काटने के बाद वो जो रंग दिखेगा वहाँ पे कैसा रहेगा, ब्लॅकिश रहेगा, ये याद रखना, ठीक है, कठीण हो जाएगा। तो वही बोला है, काळ्या रंगाचे जखमेच्या खपलीप्रमाणे खरखरीत लागणाऱ्या कठीण असणाऱ्या कुष्ठास, मतलब वो जो कठिन रहता है ना उसी को हम लोग किटिप बोलते हैं। विपादिका में आपको ट्रिक याद रखनी है विपू के बारे में, ठीक है, विपू या फिर विपाल, विपाद, जो भी याद रखना है आपको, नाम याद रखना किसी लड़की का या फिर लड़के का। तो याद रखना है कि वो खुद सुसाइड कर रही है या फिर कुछ कर रही है, जो हाथ और पैर को दोनों को ऐसे जोर जोर से चाकू है ना उसे चिरा मार के ले रही है, ठीक है, स्किन के ऊपर। अगर चिरा मारेंगे तो फिर वहाँ पे तीव्र वेदना हो जाएगा, उसी को विपादिका बोला है, ऐसे याद रखना। विपादिका जो है वो लड़की जो है उसने क्या किया, हाथ पैर को दोनों साइड में चिरा मार दिया, और चिरा मारने की वजह से वहाँ पे तीव्र वेदना होती है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो देखेंगे अल्सक के बारे में। अल्सक मतलब कोई आलसी मनुष्य, मतलब जो बहुत ज़्यादा आलसी हो गया है। किस वजह से आलसी हो गया है उसका भी रीज़न यहाँ पे बताया। उसके पूरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े बड़े फोड़ आ गए। फोड़ तो सभी को पता है ना, छोटी छोटी जो फुंसिया टाइप रहती है ना उसको बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा जख्म आ गई, फोड़ आ गई, और फोड़ आने की वजह से उसने बहुत ऐसे ईचिंग की, और वहाँ पे रेड रेड पूरा अभी हो गया है। तो यहाँ पे अल्सक मतलब क्या है, वो आलसी मनुष्य क्यों हो गया है,
क्योंकि उसके शरीर पे पूरे ऐसे फोड़ आ गए हैं। उसने फिर वहाँ पे इचिंग की और इचिंग करने के बाद वहाँ से रेड रेड कलर आने लगा है। तो लाल रंग, खाज असणारे और बहुत सारे फोड़ आएंगे, ठीक है, उसी को अल्सक कुष्ठ बोला है। ददरू के बारे में क्या बोला है देखो, तो ददरू के बारे में ये बोला है कि ददरू मतलब दादू। आपके घर में कोई जो भाई रहता है ना, उसको बहुत सारे प्लेस पे मैंने सुना है कि उसको दादू ऐसे वर्ड से बोला जाता है, दादू दादू बोलते हैं उसको, ठीक है, लाड से प्यार से, ठीक है। तो वो जो दादू रहेगा ना, उसको बहुत ऐसे छोटे 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 फुटकुड़े आ गई है, मतलब स्किन के ऊपर फोड़ के जैसे रहता है वो, जैसे छोटे छोटे फुंसियाँ रहते हैं ना वैसे टाइप्स, पूरे बॉडी के ऊपर ऐसे। और वहाँ पे वो चट्टे हो गए, उसकी फुंसियाँ जहाँ पे आके चली गई ना, वहाँ पे ब्लैकिश कलर के ऐसे चट्टे चट्टे आ जाते हैं और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा इचिंग हो जाती है और वो पूरा वर्ण वहाँ पे रेड रेड हो जाता है। तो ददरू मतलब दादू। आपके घर में कोई छोटा भाई है या फिर ऐसा कुछ याद रखना है आपको, और उसमें आपको ये याद रखना है कि उसमें क्या हो गए, छोटे छोटे फोड़ आ गए, फुटकुड़े आ गए और वो चट्टे पड़ गए वहाँ पे, और उसको मतलब इचिंग की तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे रेड रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, खास लाल रंगाच्या असणाऱ्या किंचित वर फुटकुळ्यांच्या चट्ट्याला ददरू म्हणतात, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट चर्मदल के बारे में बोला है। तो चर्मदल मतलब क्या है देखो, आपने चर्म के बारे में क्या याद रखा था, चर्म कुष्ठ के बारे में चल चल हत्ती, हत्ती की स्टोरी याद रखी ना, इसमें भी आगे कंटिन्यू करना है, वही हत्ती की आगे कंटिन्यू करना है। उसमें तो बस क्या हो गया था, हत्ती की स्किन जो रहती थी बहुत जाड़ हो गई थी ना, वैसे जो कुष्ठ रहेगा उसमें। लेकिन इसमें थोड़ा आगे आपके बढ़ना है। इसमें आपको याद रखना है कि वो जो हत्ती है वो उसकी स्किन पे पूरा ऐसे मतलब व्रण हो गया था, ज़्यादा व्रण ऐसे हो गया था, उसकी वजह से उसने बहुत ऐसे ज़ोर ज़ोर से इचिंग की वहाँ पे, ठीक है, हाथों से ऐसे नेल से इचिंग करी और उसकी वजह से वो पूरा लालिमा लालिमा हो गया वहाँ पे, पूरा लाल लाल हो गया। और फिर वेदना, बहुत ज़्यादा वेदना हो गई, तो वो जो तीव्र वहाँ पे व्रण हो गए तो वो फूट गए, जैसे छोटे छोटे फुंसियाँ भी हो गई होगी, तो वो फूट गए और वहाँ पे स्पर्श करना भी अभी वो असह्य हो गया, मतलब वहाँ पे हम लोग स्पर्श भी नहीं कर सकते, इतना दर्द उसको हो रहा है। तो चर्मदल में भी हत्ती की स्टोरी आपको याद रखनी है, लालिमा, खाज, व्रण, वेदनेने फुटणाऱ्या, असह्य स्पर्श असणाऱ्या कुष्ठाला, तो ये याद रखो, ठीक है फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, पामा के बारे में देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने अपनी खुद की जो आंटी है उनको, उनका नाम प्रणीता है, बट वो लाड से उसको घर में सब लोग पम्मा पम्मा बोलते हैं, ठीक है, मतलब पहले जैसे शादी करने से पहले ऐसे बोलते थे। तो देखो यहाँ पे आपको याद रखना है, वो जो आंटी है उनको 3 कलर ज़्यादा पसंद है, ठीक है, वाइट कलर, रेड कलर और ब्लैक कलर, ठीक है। उनके फेवरेट कलर कौन कौन से हैं, वाइट, रेड और ब्लैक, ठीक है, ऐसे 3 याद रखना है। और उनके भी स्किन पे जब भी वो हमें मिलती है तो हमें हमेशा क्या बोलती है कि मेरी बहुत इचिंग हो रही है, बॉडी पे बहुत इचिंग हो रही है, उसका यही मतलब हमेशा बोलती है। तो याद रखना है, वहाँ पे बहुत उसको खाज होती है और खाज की वजह से अभी इतना बढ़ गया है कि वहाँ पे छोटे छोटे फोड़ भी आ गए हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि बहुत ज़्यादा ऐसे इचिंग हो रही है और इचिंग होने के बाद वहाँ पे छोटे छोटे फोड़ भी उसको आ गए हैं, ठीक है, उसी को पामा हम लोग बोलेंगे। विस्फोट मतलब क्या है देखो, विस्फोट में बोला है कि नाम में ही है, देखो स्फोट हो गया वहाँ पे। स्पोर्ट मतलब क्या बोलेंगे, छोटे छोटे फुंसिया टाइप रहते हैं ना, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो नाम में ही है, इसको बाहर से याद करने की जरूरत नहीं। स्पोर्ट जो रहता है फोड़, उसी को बोलेंगे। और ये जो फोड़ रहेंगे इसकी वजह से बहुत स्किन ऐसी पूरी क्या बोल सकते हैं हम लोग, थिन हो गई है, बहुत ही वीक हो गई है, क्योंकि जितने बार हम लोग फोड़ेंगे हमेशा आ रहे फोड़ रहे, आ रहे फोड़ रहे, तो इसकी वजह से ऊपर की जो डेड स्किन है वो पूरी निकल जा रही है, इसकी वजह से वो स्किन पूरी पातळ पातळ हो गई, ठीक है, और वाइट और रेड कलर की हो गई, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, पांढऱ्या और तांबड्या रंगाची पातळ त्वचा असणारे अनेक फोड आणि स्फोट असणाऱ्या गोष्टाच विस्फोट म्हणतात, ठीक है। शतारू मतलब आपको याद रखना है, शतारू नाम में याद रखना है। शतारू कोई ऐसे लड़की है तो उसी को भी वाइट और ब्लैक कलर जो है वहाँ पे ऐसे याद रखो कि वाइट और ब्लैक कलर के वो कपड़े पहनती है हमेशा, मतलब देखो वाइट नहीं सॉरी रेड, इसमें हमेशा ना 3 चीज़ें कलर तो सेम ही आ रहे हैं, वाइट तो हमेशा आ रहा है, ब्लैक और रेड। तो अगर आपको कुछ कलर का कन्फ्यूजन होना फ्रेंड, तीनों में से ही है तो हमेशा वही याद रखो, ठीक है। और उसको बहुत ज़्यादा दाह और वेदना हो रहा है और व्रण हो गया है, उसी को हम लोग शतारू बोलेंगे, ठीक है। ये कुछ कुछ बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी दिया है। उसके बाद विचर्चिका, विचर्चिका मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोग डॉक्टर मिलते हैं तो नॉर्मल अपन खाना खाए क्या ये ऐसे चर्चा नहीं करते हम लोग, हम पेशेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वो ऐसे चीज़ों के बारे में चर्चा करें जैसे किसी के बॉडी पे बहुत ज़्यादा पुटकुड़े आ गए, पुटकुड़ा मतलब छोटे छोटे जो भी फुंसियाँ रहते हैं वैसे टाइप, ठीक है।
तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा उससे जो लिक्विड पार्ट बाहर निकल रहा है, स्त्राव बाहर निकल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे अगर हमने इचिंग की तो वहाँ पे ब्लैक ब्लैक रंग हो रहा है, मतलब स्किन का क्या हो रहा है नॉर्मल कि वहाँ पे फुंसी आ रही है, फिर उससे अंदर के लिक्विड पार्ट बाहर आ रहा है, जैसे हम लोग इचिंग करेंगे तो वो पूरा निकल जा रहा है और वहाँ पे ब्लैक कलर हो रहा है। वैसे याद रखना है आपको। विचर्चिका चर्चा किसके ऊपर करे, इसी के ऊपर करे, ठीक है। तो देखो, खास काळ्या रंगाचे असणारे ज्यातून स्त्राव येते आणि खूप पुटकुळ्या येतात, उसी को हम लोग विचर्चिका ऐसे बोलेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आपको इसमें ना दोष प्राधान्य के बारे में बोला है कि कौन से इसमें कौन सा दोष प्रधान है, जो हमने यहाँ पे पीछे देखा था कपाल के बारे में। तो ऐसे याद रखना है सीक्वेंस, अगर आपको याद है तो वात पित्त कफ, उसके बाद वात पित्त और कफ पित्त, मतलब पित्त 2 बार लेना है इसमें, मतलब एक बार वात के साथ एक बार कफ के साथ, बाकी जो पित्त हो गया फिर वात और कफ लेना है, और लास्ट वाला काकन मतलब वो तो त्रिदोषज ही बताया है, ठीक है। ये यही दिया है इसमें। अभी चिकित्सा कैसी करनी है वो हम लोग देखेंगे। इसमें फ्रेंड जो चिकित्सा बताई है तो इसमें बस एक लाइन इंपॉर्टेंट बताई है कि जो बलवान दोष है ना, अभी देखो ये त्रिदोषज भी है, किसी किसी में 2 दोषज भी है, तो आपको बस इतना याद रखना है, इसमें जो बलवान मतलब दोष रहेगा उसकी पहले चिकित्सा करनी है। बस इतनी लाइन इसमें इंपॉर्टेंट बोली गई है। अभी नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग तो इसमें भी इतना कुछ इंपॉर्टेंट बताया नहीं है, और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे दोषजन्य लक्षण बताए तो वातज कुष्ठ में कौन सी लक्षण आएंगे, पित्तज में कौन से, और कफज। अब नॉर्मली भी आपको जो पता है ना वो भी लिख सकते हैं फ्रेंड। देखो यहाँ पे रोक्षम शोष स्तोदम शूलम संकोचनम तथा आयामः, पारुषम खरभाव हर्ष शाव अरुणत्वम च कुष्ठेशु वातलिंग, मतलब ये सारे वात के लक्षण बताए। सबसे पहले तो रुक्ष हो जाएगा स्किन, सूख जाएगा शरीर, फिर जैसे सुई टुबई है वैसे वेदना हो जाएंगे, ठीक है। शूल भी हो जाएगा, वहाँ पे पारुष्य परुषता आ जाएगी, खर हो जाएगी स्किन, ठीक है, ये याद रखना है। और शाव वर्ण की हो जाएंगे, वहाँ पे हर्ष हो जाएंगे, मतलब स्किन के जो है बाल जो है ऐसे खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे जो स्किन का कलर हो जाएगा वो पूरा शाव हो जाएगा, मतलब कालसर वर्ण का दिखेगा, ये सारा। पित्त के बारे में क्या बोला है, देखो दाहो रागः परिस्रवः पाकः विस्त्रो गंधः क्लेदस तथा अंगपतनम च पित्तकृतम, ये यहाँ पे बोला है। पित्त के बारे में इतना ही है कि इसमें पहले तो दाहो मतलब बहुत ज़्यादा दाह हो जाएगा, उसके बाद राग दिया है, दाह हो जाएगा, लालसर हो जाएगा वो जो पार्ट रहेगा, परिस्त्रव वहाँ पे पाक हो जाएगा, स्त्राव पाजर मतलब वहाँ पे निकलेगा, ठीक है। विस्त्रो गंध मतलब वहाँ पे जो गंध आएगा वो गंदा सा आ जाएगा, ठीक है, विस्त्र गंध, अम्बुस आ जाएगा। क्लेदस तथा अंगपतनम मतलब वहाँ पे जो भी रहेगा क्लेद उत्पन्न हो जाएगा, ओल्सरनेस रहेगा। पित्तकृतम ये सारे पित्त के लक्षण है। और कफ के बारे में क्या दिया है, देखो श्वेत्यम शैत्य कंडु स्थैर्यम चो उत्सेद गौरव स्नेहा कुष्ठेशु तु कफलिंगम जंतु अभीर भक्षणम क्लेदह, मतलब यहाँ पे कफ की वजह से नॉर्मली जो बताए वो भी लिख सकते हो। श्वेत्य शैत्य हो जाएगा, श्वेत वर्ण रहेगा, शैत्य मतलब ठंडता बढ़ेगी, कंडू हो जाएगा, स्थैर्यता रहेगा, और उसके बाद ही उत्सेद मतलब स्किन के ऊपर ऐसे ऊपर ही आ जाएगा वट्टा के जैसे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाड़ता आ जाएगा, गौरवता हो जाएगा, ठीक है। और स्नेह मतलब स्निग्धता भी आ जाएगी। और यहाँ पे ओल्सर मतलब वो जो स्किन रहेगी ऐसे थोड़ी थोड़ी ओल्सर रहेगी, और जहाँ पे भी रहेगा तो वहाँ पे अगर जंतु मतलब बढ़ेंगे तो वो पार्ट जो रहेगा वो खा लेंगे, ऐसा यहाँ पे बोला है। तो ये सारी चीज़ें इजी है, आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। अभी साध्य साध्यता के बारे में बोलेंगे। तो साध्य साध्यता में पहले ही हम लोग देख लिए हैं, काकन त्रिदोष वाला है ना वो तो असाध्य है। तो असाध्य में देखेंगे क्या क्या बोला है। पहले तो जिसमें ज़्यादा लक्षण दिखेंगे वो असाध्य है, जिसको प्यास और दाह अधिक होती है वो भी असाध्य है, जिसकी राठराग्नि मंद हो जाएगी, और कृमि अगर किसी पार्ट को खाए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो भी असाध्य है। तो ये सारी की चिकित्सा नहीं करनी है। साध्य मतलब क्या है, जो वात और कफ प्रधान है तो ये समझो पहले। पित्त प्रधान है तो वो कष्ट साध्य बोला है, लेकिन वात और कफ प्रधान है तो वो साध्य बोला गया है, ठीक है। वात और कफ प्रधान असणारे या फिर एक दोष वाले जो है वो साध्य होते हैं ऐसे बोला है, और जो कष्ट साध्य रहते हैं जिसमें कफ और पित्त का समावेश जिसमें आ गए ना फ्रेंड, वो कष्ट साध्य याद रखना है। और असाध्य मतलब जिसमें जाठराग्नि मंद रहेगी, या फिर वो कृमि की वजह से वो पार्ट खा चुके हैं, या फिर बहुत ज़्यादा प्यास या फिर दाह लगेगी, ये सारे आ जाएंगे असाध्य में, ठीक है। अभी हम लोग दोष के अकॉर्डिंग जाएंगे चिकित्सा करने के लिए, ठीक है। तो दोष के अकॉर्डिंग चिकित्सा सूत्र में ये बोला गया है यहाँ पे कि जो भी वात प्रधान अगर है, अगर दोष अगर उसमें वात एज अ प्रधान है तो उसमें घृत सेवन करेंगे, कफ प्रधान है तो उसको वमन करवाएंगे, और पित्त प्रधान अगर है
तो विरेचन और रक्तमोक्षण सिंपल है। देखो वात के लिए हम लोग गुरुते यूज करते हैं, कफ के लिए उसमें वमन बोला है, और जो पित्त है तो उसके लिए विरेचन और उसके बाद रक्तमोक्षण करवाने के लिए बोला है। अभी यहाँ पे कुछ योग बताए हैं, वमन विरेचन योग के बारे में बताया है। तो सिंपल इतना बताया है कि अगर पहले किसी ने वमन विरेचन करवाया, इसका प्रयोग होने के बाद उसको जो भी कल्प बताया है, मतलब इसमें स्थान में हमें अलग अलग कल्प बताया है, तो उससे हमें उसको मतलब देना है उसको खाने के लिए, ठीक है, यही बोला है। और उसमें ये भी बोला है अगर कुष्ठ का प्रभाव बहुत ही अल्प है, मतलब ऐसे ही आया है थोड़ा थोड़ा ऊपर ही है, तो सिंपली हमें क्या करना है पता है क्या, रक्तमोक्षण करवाना है उसका। और अगर बहुत ही गंभीर है, समझो कुष्ठ बहुत ही डीप हो गया है, अभी ज़्यादा सीवियर हो गया है, तो उसको रक्तमोक्षण करवाना है। तो ये चीज़ याद रखो, अगर अल्प है तो उसको बस रक्तमोक्षण करवाएंगे, मतलब वो तुंबड़ी, मतलब वो जो जलों का जो रहता है ना शिंग से, या फिर जो एनिमल का जो सिंग रहता है उससे, ठीक है, उससे ब्लड निकालना है बाहर, सॉरी। और अगर एकदम सीवियर है तो उससे रक्तमोक्षण करवाना है, ये याद रखना है, ठीक है। इसमें जो है कुष्ठ का पुनः पुनः शोधन करने के लिए बोला है, संशोधन करने के लिए। तो बस इतना याद रखना है। अगर उसमें समझो बहुदोष है, बहुदोष की लक्षणें हैं, तो उसका हमें बार बार संशोधन करवाना है। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि उसके प्राण को कोई धोखा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ज़्यादा अगर दोष का निर्हरण करते हैं तो उस टाइम वायु वहाँ पे प्रकोपित होके उसका मतलब वहाँ पे संचित हो जाती है और उसकी वजह से प्राण हरण हो सकता है। संशोधन और रक्तमोक्षण, अगर हम लोग संशोधन या फिर रक्तमोक्षण करवाते हैं पेशेंट का, मतलब कोई भी कोष्ठ की शुद्धि करवाते हैं या फिर रक्तमोक्षण, तो आपको याद रखना है उसके बाद उसको स्नेहपान करवाना है, ठीक है। अगर हम लोग स्नेहपान नहीं करवाते हैं तो क्या हो सकता है पता है क्या, जिसका भी कोष्ठ शुद्ध हो जाता है ना, तो वो पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा निर्बल हो, मतलब उसमें बल हानि अगर हुई होगी, तो वहाँ पे शीघ्र ही वात का मतलब वहाँ पे प्रवेश हो सकता है। इसी वजह से हमें वहाँ पे स्नेहपान करवाना है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद जो ऊर्ध्व भाग में कुष्ठ मतलब उसमें वमन करवाना है, ठीक है। तो ऊर्ध्व भाग में अगर समझो उर स्थान में वहाँ पे दोष की वजह से बहुत ज़्यादा हमें मरमर हो रहा है, उल्टी के जैसे लग रहा है, तो जल्दी ही उसको वमन करवाना चाहिए। तो वमन के लिए कौन से द्रव्य हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, तो अगर आपको वमन योग अगर पता होगा, ठीक है, तो आप वो याद कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं पता होगा तो मदन फल वगैरह ये सब उसी में दिया है, ठीक है। इंद्रजव है, मदन फल है, ज्येष्ठ मध, पडवल की पाने, ये सभी का हमें शीत कषाय बनाना है। और उसके बाद उसको नीम के पत्ते जो रहते हैं उसके स्वरस के साथ मिला के जो भी पेशेंट जिसको वमन करवाना है उसको देना है। और मध और ज्येष्ठ मध ये सारे भी चीज़ें वमन कारक ही रहते हैं। अगर किसी को समझो विरेचन करवाना है हमें, तो विरेचन करवाने के लिए जो भी आपको विरेचन योग पता होंगे तो लिख देना है, निशोत्तर, दंतमूली, त्रिफला, ये सबसे उत्तम विरेचन बोले गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे विरेचन में भी हमें कुछ मतलब मिश्रण जो भी द्रव्य ऐड करने हैं। तो सबसे पहले तो देखो विरेचन के लिए हम लोग सौविरक है, तुषोदक, आसव, सिधु, ये बहुत ही अच्छे द्रव्य बताया है। और विरेचन के भी हमें जैसे शुद्धि होती है, उसके बाद अवर, मध्यम, हीन शुद्धि, वो जो बोलते हैं हम लोग, तो उसके अकॉर्डिंग उसके होने के बाद हमें पेया, विलेपी, यूष, मांसरस उसका सेवन करवाना है। हमें सभी को पता है जैसे हम लोग विरेचन करवाते हैं तो उसकी कोष्ठ जो रहता है पूरी अग्निमांद्य हो जाती है, ठीक है। और उसकी वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि अग्निमांद्य हो जाने की वजह से उसको अगर हमें प्रदीप्त करवाना है तो इसी वजह से हम लोग ये सारी चीज़ें लेते हैं। अभी कुष्ठ में हम लोग आस्थापन बस्ती भी करवा सकते हैं। तो आस्थापन बस्ती में आपको याद रखना है, जो भी आपको अगर बस्ती में जो द्रव्य पता है, दारवी है, डोरली है, वाड़ा, पडवल की पत्ते, नीम की पत्ते, मदन फल, बाहवा, इनका काढ़ा बनाना है और उसमें इंद्रजव, नागरमोता, इनका कल्क डाल के वो घी और तेल के साथ उसको देना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। उसके बाद अगर उसमें वात अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वात प्रदान है, ठीक है, तो उसमें जो अनुवासन स्नेह हम लोग देते हैं उसको, तो याद रखना है इसमें कि जो भी कोई पेशेंट है समझो, उसको विरेचन करवा के पहले उसको निरूह देना है। और निरूह देने के बाद अगर वो अनुवासन योग्य रहता है तो उसके बाद उसको मदन फल, ज्येष्ठ मध, निम्ब का जो भी त्वक रहेगा, कुड़ा जो रहेगी उसकी जो त्वक रहेगी, पडवल के पत्ते, ये सारी चीज़ें उसमें क्वाद बना के बाद में उसको कल्क सिद्ध तेल की बस्ती देना है, ठीक है। कुष्ठ में हम लोग नस्य भी करवाते हैं, तो उसके लिए नस्य द्रव्य कौन से होंगे, जैसे सेंधव है, दंतीमूल है, मीरा है, तुलसी की बीज है, पिंपली, करंज फल, वावडिंग, ये सभी का हमें पहले सूक्ष्म चूर्ण बना लेना है और उसका नस्य में हम लोग प्रयोग मतलब यूज करेंगे, ठीक है।
अगर ऐसे हम लोग करते हैं, शिरस्थ जो भी कृमि रहेंगे, कुष्ठ रहेंगे और जो भी कफ विकार रहेंगे वो पूरे नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग धूमपान भी करवा सकते हैं। अगर हमने समझो धूमपान करवाए, यही सेम द्रव्य इसमें यूज करना है, तो इसमें शिरस्थ जो कृमि रहेगी या फिर कुष्ठ, श्वेत कुष्ठ जो किलास जिसको बोलते हैं, वो भी नष्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद रक्तमोक्षण भी हम लोग करवाते हैं। तो रक्तमोक्षण में हमें पहले तो स्वेदन करवाना है, वो पेशेंट का जो भी रहेगा, स्पेशली जिसमें मंडल रहता है कुष्ठ में, उसके लिए बोला है। तो पहले तो यहाँ पे 2 प्रकारचे स्वेद बताए हैं, एक तो प्रस्तर और नाड़ी स्वेद, ठीक है। उसके बाद जो भी कुर्च शस्त्र, एक आपको याद रखना है, कुर्च शस्त्र जिसमें हम लोग जो दूषित रखते हैं ना, उसको वहां पे खरवड़ के वहां पे निकाल सकते हैं, तो वो कुर्च शस्त्र से उसका प्रयोग करना है हमें उसको बॉडी पे। और उसके बाद जो अनूप और जलचर पशु पक्षी का मांस रहेगा, तो वो पहले गर्म करके उसको स्वेदन करवाना है। और उसके बाद जो भी तीक्ष्ण धार से वो शस्त्र से जोर जोर से खरवड़ना है, जिसकी वजह से वो जो दूषित रक्त हो वो बाहर निकल जाए। अगर अल्पदोष युक्त कुष्ठ अगर है तो वहां पे प्रच्छान कर्म करवाना है, जो भी जलोका वगैरह लगा के फिर उसको रक्तमोक्षण करेंगे, ठीक है। इसमें लेप भी कुछ बताया है, जो लेप हम लोग अगर प्रयोग करते हैं तो जल्दी मतलब शीघ्र ही लाभकारक रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्षार प्रयोग के बारे में बोला है, ठीक है। तो क्षार प्रयोग में आपको याद रखना है, जिसमें हम लोग शस्त्र कर्म नहीं कर सकते तो वहां पे हम लोग क्षार प्रयोग करते हैं। और जो भी दूषित रक्त रहता है ना, उसको बाहर निकाल के फिर बाद में उसको हम लोग क्षार का प्रयोग करना है। और क्षार प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो हमें सबसे पहले तो पता है कि जैसे कुष्ठ होता है तो जो स्किन रहती है उसमें जो भी स्पर्श ज्ञान रहता है वो नष्ट हो जाता है ना, तो इसी वजह से वो स्पर्श ज्ञान जिसमें नष्ट हुआ है उनमें हम लोग जनरली क्षार प्रयोग करते हैं। अभी इसमें अगत प्रयोग भी बोला है, जिसमें ये बताया है कि जो भी पेशेंट रहेगा ना, उसको हम लोग पॉइजन पिलाएंगे या फिर पॉइजनस द्रव्य पिलाएंगे, ऐसा बोला है। क्यों पिलाएंगे, अगर कुष्ठ अगर किसी के बॉडी में बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, कठिन हो जाता है, खरखरित हो जाता है और एकदम ओल्ड अगर हो गया, बहुत दिन से उसको हुआ है, तो विष औषधि का हम लोग उसको लेप या फिर औषध वगैरह पिलाएंगे या फिर उसको प्रलेप भी लगाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कुष्ठ में प्रदेह देखेंगे। तो समझो अगर कोई पेशेंट है, उसमें बहुत ज्यादा स्तब्ध स्किन हो गई, उसकी पूर्ण बधिर हो गया है, या फिर उसको बिल्कुल ऐसे स्वेद ही नहीं आ रहा है, और जो भी वहां पे बहुत ज्यादा इचिंग अगर हो रही है, तो सिंपली हमें क्या करना है फ्रेंड, जो हमने कुर्च शस्त्र के बारे में पढ़ा था ना, उससे ऐसे घिस घिस के वहां पे ये करना है। या फिर हम लोग उसमें द्रव्य भी यूज कर सकते हैं, जैसे दंती है, निशोत्तर, कन्हेर, करंज, इंद्रयजव है, चमली, रुई, ये जो है नीम के पत्ते, ये सबसे हमें क्या करना है, उस चूर्ण, इनका चूर्ण बना के जोर जोर से ऐसे रगड़ना है। और रगड़ने के बाद हम लोग जो कुष्ठनाशक जो प्रदेह है ना, उसका लेपन हम लोग करवाते हैं। अभी इसमें कुष्ठ में संशमन प्रयोग भी बोला है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंड जो बताया है कि हम लोग जो भी वमन कफ रहेगा तो उसको वमन से ट्रीट करवाते हैं। पित्त के लिए विरेचन, और रक्त जो रहता है उसको रक्तमोक्षण, मतलब रक्त अगर दूषित है उसको निकालने के लिए रक्तमोक्षण यूज करते हैं, तो ये याद रखना है। और अगर कुष्ठ का पूरी तरीके से अगर हमें शमन करवाना है तो उसके लिए हमें तिक्त और कषाय द्रव्य का बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग करना चाहिए, ये याद रखना। तिक्त और कषाय द्रव्य बताए। और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट एक लाइन बताई है पित्तज कुष्ठ चिकित्सा सूत्र में, इसमें बताया है कि पित्तज कुष्ठ अगर किसी को भी होता है ना, तिक्त द्रव्य सिद्ध घृत का सेवन करना चाहिए, बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। और रक्त पित्त नाशक जो भी बाह्य लेप है या फिर अभ्यंतर आदि जो भी श्रेष्ठ योग है उसका प्रयोग करना चाहिए, बट ये याद रखो आप, तिक्त द्रव्य सिद्ध घृत सेवन करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ योग के बारे में बताया, जैसे कुष्ठ शामक योग कौन से है, तो हमने कल जैसे देखा था, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद कर सकते हो, मतलब जो भी श्लोक है, दार्वी रसांजनम वा गोमूत्रेण प्रबादते कुष्ठम अभया प्रयोजिता वा मांसम सव्योष गुड़ तैला, मतलब यहाँ पे दार्वी मतलब दारू हरिद्रा, उसको है दारू हरिद्रा का जो चूर्ण रहेगा, गोमूत्र के साथ अगर हम लोग पीते हैं तो उसकी वजह से कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है बोला है। या फिर रसांजन मतलब दारू हरिद्रा का जो भी घन क्वात रहेगा वो भी गोमूत्र के साथ अगर पीते हैं तो वो भी कुष्ठ नाशक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद सेकंड अभया मतलब जो भी हरितकी रहेगा, व्योष मतलब जो सुंठी वगैरह रहेंगे, मिरी वगैरह, पिंपली, गुड़, ये सब जो रहेगा तिल के तेल के साथ 1 महीना तक अगर हमने प्राशन किया तो कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है, दूर हो जाता है, ऐसे बोला गया है, ठीक है। अभी कुछ क्वाथ यहाँ पे बताया है, जैसे पटोलादि क्वाथ है, तो इसमें अलग अलग द्रव्य बताए, पडवल का मूल है, इंद्रजव का जो भी मूल रहेगा, त्रिफला, निशोत्तर, ये सभी एक एक पल लेना है। और उसमें त्रायावन और जो कुटकी रहेगा आधा पल लेना है। उसमें जो सुंठ रहेगा 1 कर्ष लेके उसका पहले चूर्ण बनाना है, और वो चूर्ण के अंदर 1 पल चूर्ण उसमें लेके हमें काढ़ा बना के रुग्ण को देना है, जिसकी वजह से वो
क्वाथ का पान करे, और जैसे ही क्वाथ पचन होता है तो उसके बाद जांगल पशु पक्षी का मांस रस जो है, जो जूनी साठी तांदुल का भात रहता है उसके साथ खाने के लिए बोला है। इसकी वजह से क्या होगा, पटोलादि क्वाथ अगर हम लोग लेते हैं, कुष्ठ रोग, शोथ, ग्रहणी, अर्श रोग, मूत्रकृच्छ है, हलीमक है, हृदय बस्तिशूल, विषम ज्वर, ये मतलब 6 दिन में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा बोला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो बताया फ्रेंड, यहाँ पे मुस्तादी चूर्ण के बारे में बताया। तो यहाँ पे बहुत सारे जैसे नागरमोथा है, सुंठ, मिरी, पिंपली, आवड़ा, हिरडा, बेड़ा, मंजिष्ठा, देवदार, ये सारी जो चीज़ें जो पंचमूल बताए यहाँ पे। उसके बाद जो बताया यहाँ पे जैसे देखो, सालवन है, पिटवन, रिंगनी, डोरली, गोखरू, बेल, एरनसाल, पाठा, पाडळ, ये सारी, चिकन साल, निम्ब साल, ये सारी जो चीज़ें हैं सभी सम प्रमाण में लेनी है हमें। उसका पहले चूर्ण बनाना है, और वो चूर्ण के अंदर एक भाग उसका लेके उसके 9 भाग सत्तू मिलाना है। क्या मिलाना है उसमें? सत्तू। ठीक है, और सत्तू मिलाने के बाद उसमें जो भी घी और मध रहेगा उसको मिक्स करके फिर वो पेशेंट को खाने के लिए देना है। अगर ये हम लोग हमेशा खाते हैं, ठीक है, मतलब एवरीडे अगर हम लोग खाते हैं तो कुष्ठ रोग नाशक है। उसमें देखो, शोथ, पांडु, श्वेत कुष्ठ, ग्रहणी, अर्श, ब्रध्न, भगंदर, पीड़का, कंडू, चट्टे, ये सब कुछ नष्ट हो जाता है, ऐसे बोला है। उसके बाद देखो, त्रिफलादि चूर्ण के बारे में बोला है। ठीक है, तो त्रिफलादि चूर्ण में ऐसे बोला है, त्रिफला तो सभी को पता है, आंवला, हिरड़ा, बेड़ा। उसके बाद अतिविषा, कुटकी, निम्बसाल, इंद्रजव, वेखंड, पडवल की जो पत्ते हैं, पिंपली, हल्दी, दारू हल्दी, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे बोली, हर एक 2-2 पल लेना है। उसके अंदर श्वेत निशोत्तर 4 पल ऐड करना है हमें, ब्राह्मी जो रहेगी 8 पल ऐड करना है, और इस सभी का एकत्र चूर्ण बनाना है, और वो मध और तुप के साथ, लेकिन इसकी जो मात्रा रहेगी इक्वल नहीं लेना है। ये सभी को पता है कि वो विषम मात्रा में लेना चाहिए, सम मात्रा में लिए तो वो पॉइजन की तरह एक्ट करता है। ठीक है, इसी वजह से। और ये किसके लिए यूज़ करते हैं पता है? त्रिफलादि चूर्ण, जिसमें स्पर्श का अभाव हुआ है या फिर बाधिर्यता आई है तो उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। उसके बाद गंधक और स्वर्णमाक्षी का तो बहुत इंपॉर्टेंट बोला है। देखो, इसमें बस याद रखना है कि शुद्ध गंधक लेना है हमें, जाई के जो पान का स्वरस है उसके साथ और मध के साथ उसको सेवन अगर करेंगे तो याद रखो 17 टाइप्स के कुष्ठ, हमने टोटल टाइप्स कितने देखे थे? 18 कुष्ठ देखे थे। उसमें से काकनस तो पहले देख चुके हैं हम लोग, त्रिदोषत है, असाध्य रहता है, असाध्य रहता है। ठीक है, तो उसको छोड़ के बाकी जितने भी रहेंगे वो सभी मतलब ये बोला है कि इससे ट्रीट हो सकते हैं। तो देखो, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता तो ये लिख सकते हो आप लोग, कुष्ठ में गंध और स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग। 17 टाइप्स मतलब इजीली हम लोग ट्रीट करवा सकते हैं, या फिर नॉर्मल जो सुवर्ण माक्षिक भस्म जो रहता है गोमूत्र के साथ, ठीक है, वो भी मतलब 17 टाइप का ट्रीट हो सकता है कुष्ठ। उसके बाद कुष्ठ में पारद और प्रयोग का भी बोला है। कुष्ठ में पारद का प्रयोग कैसे करवाना है? तो गंधक या फिर सुवर्ण माक्षिक रहेगा, उसके जो योग रहेंगे उसमें भस्म करके, पारद श्रेष्ठ सर्व रोगनाशक औषध है ऐसे बोला है। भस्मीकृत अगर पारद हमने डाला तो वो सर्व रोगनाशक औषध है ऐसे बोला है। और कुष्ठ रोग का अगर हम लोग मतलब ये अगर कुष्ठ रोगी ने सेवन किया तो बहुत जल्दी उसका कुष्ठ ठीक हो सकता है, नष्ट हो सकता है। या फिर हीरा जो रहती है उसके खानी से निकला हुआ जो शिलाजित रहेगा उसके साथ अगर हम लोग पारद भस्म करते हैं सेवन, ठीक है, पारद भस्म का सेवन करवाते हैं, या फिर योगराज जो रहेगा उसके साथ अगर पारद भस्म का सेवन करवाते हैं तो वो भी नित्य अगर प्रयोग करवाते हैं तो उसके वजह से भी कुष्ठ नष्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बताया फ्रेंड, मध्वासव बताया। ठीक है, तो मध्वासव में हमें क्या करना है? जो भी खैर या फिर देवदार रहेगी उसका सार भाग हमें लेना है, 8 पल, ठीक है, और उसका क्वाथ बनाना है। और उस क्वाथ में हम लोग 1 प्रस्त मध ऐड करेंगे, 1 प्रस्त खड़ी साकर ऐड करेंगे, और उसमें 8 पल लोह भस्म, त्रिफला, जो छोटी वेलची रहेगी, दालचीनी, मिरे, तेजपत्री, नागकेशर, ये सारी द्रव्य 1 कर्श लेके उसकी भरड़ चूर्ण हमें बना के उसके क्वाथ में मिक्स कर देना है। अच्छे से उसको ढका के रखना है 1 मंथ तक, और उसके बाद 1 मंथ होने के बाद उसको निकाल के फिर उसको अच्छे से छान लेना है, और फिर कुष्ठ और किलास दोनों भी व्याधि उससे ट्रीट होते हैं ऐसे बोला है। कनक बिंदु अरिष्ट, कनक बिंदु अरिष्ट में क्या बोला है? इसमें भी सेम ही बोला है, बस आपको याद रखना है ये जो है इसमें जो भी क्वाथ बनाएंगे उसके 6 पल लेंगे, ठीक है। 6 पल में क्या क्या ऐड करेंगे इसके क्वाथ के? जैसे त्रिफला है, सुंठ, मिरी, पिपली, ये सारी जो चीज़ें यहाँ पे बनाई है वो सारी 6 पल ऐड करेंगे, और 1 महीना तक इसको सेम करना है धान्य के इसमें ऐसे ढका के उसमें। जैसे हम लोग जैसे नहीं क्या कोई फ्रूट्स वगैरह पकाते हैं, जैसे सीताफल हो गए, या फिर हम लोग वो धान्य के अंदर डाल के उसको अच्छे से पकने के लिए रख देते हैं ना, वैसे ही करवाना है 1 मंथ तक। और उसके बाद उसको अच्छे से छान वगैरह लेके
उसका सेवन करना है। तो अगर इसको हम 1 मंथ तक सेवन करते हैं तो महाकुष्ठ पूरे नष्ट हो जाते हैं, और 15 दिन तक अगर सेवन करते हैं तो क्षुद्र कुष्ठ भी नष्ट हो जाते हैं। मतलब देखो, पूरा 1 महीना सेवन करेंगे तो महाकुष्ठ नष्ट हो जाएगा, और 15 दिन तक करेंगे क्षुद्र कुष्ठ नष्ट हो जाएगा। और भी है जैसे कि अर्श, श्वास, भगंदर, कास, किलास, प्रमेह, क्षमा, ये भी रोग इससे दूर हो सकते हैं। और मनुष्य की जो भी कांति रहेगी वो एकदम सुवर्ण के जैसे मनुष्य चमकेगा, ऐसे यहाँ पे बोला है। उसके बाद बहुत सारे बताए, जैसे बाहवा क्वात भी बताया है, अगर इसका सेवन करते हैं तो कफकृत कुष्ठ नष्ट हो जाता है, ऐसे बोला है। नेक्स्ट जो त्रिफलासव बताया फ्रेंड, ये जो आसव है सर्व कुष्ठ नाशक है, ऐसे बोला है। इसमें त्रिफला का जो क्वात रहेगा उसमें 5 kg उसमें ये ऐड करना है जागररी, उसके बाद 2.5 kg जो मध ऐड करना है, उसमें चित्रक, मूल, सुपारी, ये सारी चीज़ें ऐड करके उसको घट में डाल के, मतलब जो मटका रहेगा उसमें 1 महीने तक संधान करवाने के लिए रखना है। और वो अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हर एक कुष्ठ का वो नाश करेगा, ऐसे बोला गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पत्ते के बारे में बोला है। सबसे पहले पत्ते में देखो फ्रेंड, इसमें हमें एकदम लघु गुण का आहार लेना चाहिए। तिक्त रस युक्त जैसे कारले, पड़वल, ये भाजी का सेवन करना चाहिए। आहार द्रव्य इसमें घृत, बिब्बा, त्रिफला, नींब पत्र का क्वात, इसका प्रयोग करना चाहिए। जुनी धान्य यूज़ करनी चाहिए। जांगल पशु पक्षी का मांस, मूग का यूष, पड़वल, ये सारी चीज़ें याद करनी लेनी चाहिए। और अपत्य में जैसे गुरु एकदम आंबट पदार्थ, दूध, दही, अनु पशु पक्षी का जो भी मांस, मासे, गूल, तिल, ये सभी कुछ वर्ज्य है, ठीक है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। आलेपन में भी बोला है यहाँ पे, लेप कौन सा द्रव्य की हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे वेलची बताई है, कोष्ठ, दारू, हरद, बड़ीशेप, चित्रक, वाउडिंग, रसांजन, ये सभी कुछ सम प्रमाण में लेके उसको अच्छे से चूर्ण बनाना है और वो पानी में ऐड करके फिर यूज़ कर देना है। चित्रक आदि लेप में भी चित्रक वगैरह जो भी है, बड़ी वेलची है, तोंडले, अड़ूषा की पत्ते हैं, निशोत्तर की पत्ते हैं, रुई की पत्ते, सुंठ, ये सभी सम प्रमाण में लेना है। और ये जो चूर्ण रहेगा उसको गोमूत्र युक्त पलाश क्षार जो रहेगा उसके 8 बार उसको भावना देना है, ठीक है। और ये जो चूर्ण का लेप है ना, अगर हम धूप में बैठते हैं तो मंडल कुष्ठ उसमें पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ऐसे बोला है। उसके बाद मास्यादि लेप भी बोला है, जिसमें देखो यहाँ पे इसमें क्या करना है हमें, जटामांसी, काळे मिरे, सेंदव, हल्दी है, तगर, शेराची साल, घरातील धुराची काजळी, गोरोचन, पलाशार, ये सभी अच्छे से उसका चूर्ण बना के वो कुष्ठ नष्ट कर देता है। त्रपव्याधि भी लेप है, भल्गव्याधि लेप है। आप यहाँ पे एक काम करो, अब अभी नाम याद रखो। देखो कदल्यादि शीर है इसमें। उसके बाद और जो बताया है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, देखो सिद्धार्थक स्नान। सिद्धार्थक स्नान मतलब क्या रहता है फ्रेंड, इसमें जो भी ये द्रव्य यहाँ पे बोला गया है, जैसे नागरमोथा, मदन फल है, त्रिफला, करंज की पत्ते, इंद्रजव, ये सारी जो पत्ते हैं उसमें डाल के पहले तो गर्म पानी में उकड़ना है, उसमें ये द्रव्य डाल के गर्म पानी बनाना है। और उस जल से अगर हम स्नान करते हैं ना तो उससे कुष्ठ रोग नष्ट हो जाता है, और उसी को सिद्धार्थक स्नान बोला है। तो ये याद रखो, सिद्धार्थक स्नान किसके इसमें बताया है, तो ऑब्वियसली कुष्ठ के इसमें बताया, मतलब त्वचा के लिए होता है, ये तो सभी को पता चल जाता है, लेकिन आपको याद रखना है स्पेशली, ठीक है। और ये जो द्रव्य है इसका क्वात वमन के लिए, विरेचन के लिए, लेपन के लिए या फिर उद्वर्तन के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। और बाह्य और अभ्यंतर प्रयोग की वजह से जितने भी त्वचा के दोष रहेंगे, कुष्ठ रोग, शोथ, पांडु, ये सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। अभी लेप के बारे में बताया, देखो अभी तक हमने बहुत सारे लेप देखे हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिक अगर याद रखना है आपको तो जो भी कोष्ठ, करंज बीज, एडगस, टाकला बीज, ये जो है एकत्र इसको सम प्रमाण में लेना है, और इससे अगर लेप बनाते हैं तो कुष्ठ नष्ट हो जाते हैं, बोला है। प्रपुन्नादि लेप है, करवरादि लेप है, लोध्रादि लेप है। कुष्ठनाशक 4 लेप के बारे में यहाँ पे बोला है। तो यहाँ पे शिरीष साल जो कार्पास रहेगा उसका फूल लेना है, बाहवा जो रहेगा उसके पत्ते, और काकमा की स्वतंत्र लेप, ये सारी अब यूज़ करते हैं, स्वतंत्र भी यूज़ करते हैं तो भी कुष्ठ नष्ट हो जाता है। और अभी 8 कषाय योग बताए हैं यहाँ पे, तो आपको जो जो याद रखता है वो याद रखो, ठीक है। इसमें भी दारू, हल्दी दिया है, रसांजन का कषाय यूज़ करना है, नींब का जो भी साल और पड़वल की पत्ते, इनका भी कषाय हम लोग ले सकते हैं। खैर का जो भी रहता है, काष्ठ स्तर का काट, या फिर बाहवा की पत्ती, कूड़ा साल रहता है, त्रिफला का कषाय, सप्तपर्णा का जो भी त्वक रहेगा कषाय, उनका प्रयोग करना है। तिनिश कषाय स्नान, पान का प्रयोग करना है। कन्हेर कषाय, मतलब यहाँ पे बहुत सारे बोले हैं, तो आपको याद रखना है, ये सारा कुष्ठ रोग नाशक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर आप याद रखते हो तो सब याद रखो।
मतलब इसमें कुछ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद रखना। बाकी अगर नहीं भी रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे त्रिफलादि क्वाथ और घृत बोला है, कुष्ठाद्य तेल बोला है, श्वेत करवीराद्य तेल बोला है, श्वेत करवीर पलवाद्य तेल है, तिक्तेक्ष्वादि भी तेल बताए यहाँ पे नीचे। उसके बाद नेक्स्ट देखो कनकशिरी तेल है, सिद्धमोहर लेप के बारे में बताया है, कुष्ठहर तेल की नाम ये याद रखो। देखो इसमें कुष्ठ अगर हमें ये करना है तो कौन से तेल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मोहरी का बोला है, करंज का बोला है, कड़ू जो भी घोसाले रहेंगे, इंगुदी, ये सभी कुष्ठनाशक है, ठीक है। और खैरक जो भी काष्ठ रहेगा उसके सार से जो भी निकलेगा तेल वो भी कुष्ठनाशक है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो यहाँ पे दिया है विपादिका वाला, विपादिका घृत और तेल योग, ये भी याद रखना है। मंडल कुष्ठनाशक लेप, किन्वा डुक्कर का जो भी रक्त रहेगा, जीरे सेंधव, ये समभाग में लेके उसका लेप बनाना है, ठीक है, मंडल कुष्ठनाशक। तुम्बुरु कुष्ठ लेप इसमें बोला है कि तुम्बुरु मतलब धने रहते हैं, ठीक है, और कोष्ठ, इनका समभाग में लेप बना के उसका यूज करना है। उसके बाद इतर भी जो मंडल कुष्ठहर लेप रहेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिया है वात कफ कुष्ठनाशक 6 योग बताया है, ठीक है। इसमें जो भी आपको याद रखना है वो रखो, ठीक है। एड गजादि लेप है, एड गजादि 3 उद्वर्तन के बारे में बताया, जिसमें चक्रमर्द का बी, सर्जसार और मूल का जो भी बी रहेगा उसका यूज करना है। और उसमें मतलब कांजी के साथ उसको पहले तो मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बारीक करना है, और उसके बाद सिद्म और कुष्ठ में उद्वर्तन लेप बोल के उसका यूज करना है। उसके बाद जो भी कुष्ठ में स्नान पान उद्वर्तन लेप, इसका जो भी प्रयोग यहाँ पे बोला गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे बोला है पित्त कफ कुष्ठहर लेप के बारे में बोला है। पित्त कुष्ठनाशक क्वाथ, पित्त कुष्ठ में आलेपन कौन सा करना है, दाहयुक्त कुष्ठ में अभ्यंग, विस्फोटक और चर्मदल कुष्ठ में उपचार बोला है। कुष्ठ में घृत का प्रयोग भी कर सकते हैं, त्रिफला योग का भी बताया यहाँ पे। नेक्स्ट जो है यहाँ पे तिक्त षटपलक घृत के बारे में बोला है, महातिक्त घृत के बारे में वो बोला गया है। उसके बाद साध्य कुष्ठ का अपुनरावर्तन, मतलब अगर किसी को साध्य है तो वो बाद में नहीं आना चाहिए, तो ये भी बोला है यहाँ पे। तो देखो ऐसा कौन सा कुष्ठ है जो एक बार हुआ और वो बाद में फिर से नहीं आएगा, साध्य वाले जितने भी है। तो सबसे पहले तो हमने उसका क्या किया, वमन विरेचन करवा के दोष निर्हरण कर दिया। उसके बाद विधिवक्त हमने उसका रक्त मोक्षण करवाया, और उसके बाद बाह्य अभ्यंतर जो भी क्रिया है स्नेहन कर्म, वो करने के बाद वो फिर से कभी नहीं आएगा। ये 3 स्टेप याद रखो, पहला वमन विरेचन से शुद्धि, सेकंड रक्त मोक्षण, और थर्ड स्नेहन कर्म करवाना है, ठीक है। उसके बाद महाखदीर घृत के बारे में बोला है। गलत कुष्ठात गोमूत्र पान, गोमूत्र का पान ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। कष्टहारक जो भी स्नान वगैरह रहेंगे वो भी। खदीर सर्वश्रेष्ठ कुष्ठनाशक, ये देखेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, सर्वश्रेष्ठ कुष्ठनाशक के बारे में बोला है खदीर को। जो भी कुष्ठग्रस्त रोगी रहेगा उसको पीने के लिए, भोजन पाक के लिए, स्नान के लिए, धूपन के लिए, लेपन के लिए कृमिनाशक वावडिंग, कुष्ठनाशक खैर का उपयोग करना चाहिए। और स्नान पान और भोजन के लिए इनका क्वाथ और धूपन लेपन, इनका कल का प्रयोग करना चाहिए। मतलब खदीर ये शब्द आ ही जाना चाहिए आपके इसमें कुष्ठ के लिए, ठीक है। और कुष्ठनाशक लेप ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद श्वित्र के लिए उपचार बताया है। तो विशेष उपचार क्या बताया, देखो श्वित्र के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, उसका वमन विरेचन करवाना है, ठीक है। जैसे उसकी उच्च से शुद्धि हो जाएगी, उसके बाद उसको अंजीर का जो स्वरस रहेगा, उसका अंजीर का स्वरस योग्य मात्रा में गुल के साथ उसको पीने के लिए देना है, याद रखो, ठीक है। शुद्धि होने के बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, अंजीर जो रहता है उसका स्वरस जो भी जागृति रहता है गुल, ठीक है, उसके साथ देंगे। उसके बाद विरेचन के बाद क्या उपचार करेंगे, जैसे हम लोग उसको स्वरस वगैरह पिलाएंगे, उसके बाद उसको उसके बल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, पहले तो स्नेहन करवाएंगे और उसके बाद बल के अनुसार उसमें 3 दिन तक उसको आतप सेवन करवाएंगे। और उसके बाद उसको अगर प्यास लगती है उसमें धूप में बैठने के बाद तो उसको पेय हम लोग देंगे। अभी यहाँ पे देखो कुष्ठ में स्फोट भेदन बोला है। अगर उसमें फोट है, मतलब फोड़ रहते हैं ना, वो अगर है स्फोट, तो उसको सिंपली वो जो कांटा रहता है ना, जो बोर का या फिर बाबुली का कांटा रहता है, उससे पहले उसको फोड़ देना है। उसके बाद उससे जो भी स्राव होता है उसको बहने देना है। और उसके बाद मॉर्निंग में उठ के उसको जो भी अंजीर का जो भी साल रहेगा, विजय सार काष्ट प्रियंगु बड़ीशेप, ये सभी सम मात्रा में लेके उसको क्वाथ बना के फिर वो पेशेंट को पीने के लिए देना है। और उसके बल के अकॉर्डिंग फिर उसको वो जो क्वाथ है वो पीने के लिए देना है। ये जो खदीर जो क्वाथ बोला है ना, सबसे श्रेष्ठ कुष्ठनाशक बोला है। तो आपको जो भी हम लोग योग यूज करेंगे ना, उसमें हमें खदीर का जो भी प्रयोग है उसके साथ करवाना है, जिसकी वजह से श्वेत कुष्ठ नष्ट हो जाएगा।
और एक बोला है देखो, श्वेत कुष्ठ नाशक में मनशील आदि लेप। तो आपको याद रखना है, जो भी मनशील रहेगा वाउडिंगो, गोरोचन, शेरबी इस और सेंधव के साथ लेप बना के वो लगाना है, ठीक है। और पाप क्षीण झाल्यावर श्वित्र साध्य, मतलब अगर किसी के पाप बहुत बढ़ गए और इसकी वजह से कुष्ठ हो गए, तो पाप अगर कम हो गए ना तो भी उसका श्वित्र कम हो सकता है, ऐसे बोला गया है। यहाँ पे बोला है जैसे कि हम लोग अगर वो जो पेशेंट रहेगा उसको वमन विरोचन करवा के, रक्तमोक्षण करवा के, उसके बाद उसको सत्तू खाने के लिए दे रहे हैं, इस सब की वजह से उसके बॉडी में जो भी रुक्षता रहेगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर वो बहुत अच्छे से सबको बिहेव कर रहा है, धर्माचरण कर रहा है, तो ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिसका श्वित्र रोग बड़ा हो सकता है, ऐसा यहाँ पे बोला है। श्वित्र रोग के यहाँ पे मतलब जो भी है टाइप्स यहाँ पे बताए हैं। पहले जो यहाँ पे 3 टाइप बोले हैं, मतलब श्वेत कुष्ठ के भेद बताए यहाँ पे देखो, और दारुण बोला है, अरुण और किलास, ऐसे 3 टाइप बताए। तीनों भी जो है त्रिदोषज बोले हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ पे बोला है, अगर समझो श्वित्र रक्त दोष के आश्रित रहता है तो उसको रक्त वर्ण आ जाएगा, मांस दोष के आश्रित अगर रहता है तो ताम्रवर्णी हो जाएगा, और मेदाश्रित अगर है तो सफेद हो जाएगा। और ये सारा जो है दुष्चिकित्सा है जिसके हम चिकित्सा नहीं कर पाते हैं, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। और असाध्य श्वित्र की भी कुछ लक्षण बताए, जैसे कि अगर इसमें बहुत ज़्यादा चट्टे आते हैं एक क्रम में, एक में मिक्स हो जाते हैं, चट्टे आके फिर वो मिक्स हो जाते हैं, या फिर उसमें जो मतलब हेयर्स रहेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा तांबड़े रंग ऐसे रहते ना, रेडिश थोड़ा सा, अनेक वर्षाचे मतलब बहुत दिन से पुराने हैं तो भी वो ठीक नहीं होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे साध्या साध्यता के बारे में बोला है। श्वित्र की जो साध्या साध्यता रहेगी तो उसमें अगर वो जो डार्क डॉट्स है उसमें अगर लाल रंग की नहीं है, वो जो भी रहेंगे वो रेड नहीं है, या फिर बहुत ही ज़्यादा डीप भी गया नहीं है, वो वाइट कलर का अगर है और ज़्यादा ऐसे पुराना नहीं, अभी अभी हुआ है, या फिर जो अंदर का जो भाग रहेगा उसमें अगर वो ऐसे ऊपर आया हुआ है तो वो साध्य है, ऐसे बोला है। और इसमें जो किलास रहेगा श्वेत कुष्ठ, उसमें निदान क्या बोला है, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा असत्य बोलता है, ठीक है, या फिर किसी के ऊपर अगर उपकार करके वो कृतज्ञ हो गया है, मतलब किसी ने अगर उसने वो खुद नहीं करेगा, उसके ऊपर किसी ने किया और वो भूल गया है, या फिर भगवान की निंदा करता है, गुरुजन का अपमान करता है, तिरस्कार करता है, पूर्वजन्मकृत जो भी पाप या फिर विरुद्ध अन्न सेवन करता है, तो इस सभी की वजह से उसको किलास हो सकता है, ये बोला गया है। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको चिकित्सा का थोड़ा हार्ड लग रहा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चिकित्सा बताई है, तो आप लोग एक काम करो, इसमें ना जो चिकित्सा चार्ट पीछे दिया है उसको एक बार देख लो, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक बताया, जैसे वात प्रधान में आस्थापन बस्ती, मतलब वात प्रधान कुष्ठ है तो उसमें आस्थापन, और उसमें अनुवासन भी बताया, कफ अगर है तो वमन, पित्त में विरेचन, मतलब इसमें जो भी आपको विरेचन योग, वमन योग, नस्य में कौन से बताए हैं, पत्ते का क्या फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें दी है। शार कर्म है, श्वेत कुष्ठ में कौन सी चिकित्सा, तो आप लोग बस ये चार्ट लर्न कर लो, फिर इजी हो जाएगा आपके लिए। थैंक यू।